व्हाट्सअप गाइस, प्राइम टाइम रेसलिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ WWE की डेली न्यूज एंड अपडेट वीडियो एंड काफी सारी मस्त अपडेट्स हैं आपको बताने के लिए। तो वीडियो से बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहिएगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे काफी हेल्प मिलती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रे मिस्टीरियो की अपडेट से। तो रिसेंटली में रे मिस्टीरियो ने एक इंटरव्यू किया है एरियल हिलवानी के साथ, जहां उन्होंने कई सारी बातों को शेयर किया अपने WWE के करंट रन से रिलेटेड। एंड जब रे मिस्टीरियो से पूछा गया कि उनके हिसाब से वो कब रिटायर हो सकते हैं WWE से, तो इसका जवाब देते हुए रे मिस्टीरियो ने बताया कि मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 1.5 या 2 साल के अंदर मैं रिटायर हो सकता हूं। एंड ये काफी बड़ी अपडेट है रे मिस्टीरियो के रिटायरमेंट से रिलेटेड। रे मिस्टीरियो ने यहाँ पे उनकी और डोमिनिक की स्टोरी लाइन के बारे में भी बात की कि कैसे अभी उनकी कहानी जो है वो खत्म नहीं हुई है और अभी बहुत कुछ है उनके पास फैंस को देने के लिए। इसके बाद एरियल हिलवानी रे मिस्टीरियो से पूछते हैं क्या वो डोमिनिक के अगेंस्ट एक हेयर वर्सेस मास्क वाली स्टिपुलेशन वाला मैच करना चाहेंगे, जिसपे कि रे मिस्टीरियो जवाब देते हुए कहते हैं व्हाई नॉट, मुझे ये करने में काफी मजा आएगा और इससे पहले ये चीज हमने कभी देखी भी नहीं है WWE के अंदर। एंड इमेजिन करो कि डोमिनिक बिना बालों के कैसा लगेगा। एंड तुम मुझे इमेजिन मत करना, क्योंकि तुम मुझे बिना मास्क के पहले भी देख चुके हो WCW में। तो रे मिस्टीरियो ने बता दिया है कि उनके आने वाले प्लान्स क्या हैं फ्यूचर में, कि वो कब तक रिटायर हो सकते हैं WWE में से। बट सही में मुझे तो रे मिस्टीरियो के इन रिंग वर्क की वजह से ऐसा नहीं लगता है कि उनको रिटायर होने की जरूरत है। हालांकि उनकी एज जो है वो 48 ईयर प्लस हो चुकी है, बट उनको देख के ऐसा कुछ भी नहीं लगता। बट आज नहीं तो कल रे मिस्टीरियो रिटायर जरूर होंगे, जो कि एक फैक्ट बात है। बट हम फैंस थोड़े से लालची होते हैं, क्योंकि हम नहीं देखना चाहते कि वो सुपरस्टार्स रिटायर हों जिन्हें कि हमने बचपन से देखा है। एंड रे मिस्टीरियो उनमें से एक सुपरस्टार है। मैं तो यही विश करूंगा कि रे मिस्टीरियो का आने वाला टाइम जितना भी बचा है WWE के अंदर वो एकदम धमाकेदार रहे, और जब वो WWE से अलविदा कहें तो उनके लिए वो मूवमेंट काफी स्पेशल क्रिएट किया जाए। एंड शायद ये हेयर वर्सेस मास्क वाला मैच अगर होता है उनका अगेंस्ट डोमिनिक, तो ये उनके लिए काफी स्पेशल भी रहेगा कि उन्होंने अपना लास्ट मैच अपने बेटे के अगेंस्ट लड़ा। देखते हैं क्या होती है रे मिस्टीरियो की आगे की डायरेक्शन। रे मिस्टीरियो की बात चली रही है तो इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर लोगन पॉल जो है वो अपीयर होने वाले हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोगन पॉल ने चैलेंज कर दिया है रे मिस्टीरियो को फॉर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। एंड रे मिस्टीरियो ने भी ट्विटर पे उनको इसका जवाब दिया था। तो कल होने वाले स्मैकडाउन के शो पे कंफर्म है कि हमको ये दोनों सुपरस्टार फेस टू फेस देखने को मिल जाएंगे। एंड पॉसिबली फिर ये मैच जो है वो भी कंफर्म हो जाएगा क्राउन ज्वेल के लिए। तो देखते हैं क्या होता है कल के स्मैकडाउन के शो पे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो ये जुड़ी है क्राउन ज्वेल के पोस्टर से, जिसको कि ट्रिपल एच ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट किया है, जिससे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। काफी मस्त ये पोस्टर बनाया है WWE ने। एंड हमको इस पोस्टर में रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस, लोगन पॉल, रिया रिप्ली, कोडी रोड्स, एले नाइट देखने को मिल जाते हैं। एंड जॉन सीना इस पोस्टर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि काफी ऑब्वियस सा है। बट एक चीज जो थोड़ी सी अलग दिखी इस पोस्टर के अंदर, वो है बियांका ब्लेयर भी इस पोस्टर के अंदर फीचर्ड है। बट फिलहाल तो वो WWE से ब्रेक लिए हुए हैं। एंड जैसा कि क्राउन ज्वेल के पोस्टर में वो फीचर्ड है, तो पॉसिबली वो वहां हमें कम्पीट करती हुई जरूर दिखेंगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि बियांका ब्लेयर बहुत जल्दी अपना रिटर्न करने वाली है? एंड अगर ये चीज होने वाली है तो शायद कल के स्मैकडाउन के शो पे हमको ये चीज भी देखने को मिल जाए। एंड ये तो बात हो गई कि क्राउन ज्वेल पे कौन कौन से स्टार अपीयर होने वाले हैं। एंड लेकिन अब बात करते हैं उन सुपरस्टार्स की जो क्राउन ज्वेल पे हमको देखने को नहीं मिलेंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जिस दिन WWE का शो है क्राउन ज्वेल में, उसी दिन WWE एक लाइव इवेंट भी करा रही है यूएस में। एंड एजे स्टाइल्स भी उस इवेंट के लिए पहले से एडवर्टाइज है। ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एंड अब और भी सुपरस्टार्स की लिस्ट सामने आ गई है जो इस लाइव इवेंट का पार्ट होने वाले हैं। हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर एंड WWE वुमेन्स चैंपियन इयो स्काई यहाँ मैच करने के लिए एडवर्टाइज्ड है पहले से, जहां गुंथर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट शिंसुके नाकामुरा एंड रिकोशे इन अ ट्रिपल थ्रेट मैच। एंड इयो स्काई का मैच होगा शार्लेट फ्लेयर के अगेंस्ट। एंड बाकी सुपरस्टार्स की बात करें जो इस इवेंट पे अपीयर होने वाले हैं, वो हैं बेकी लिंच, टिफनी स्ट्रैटन, ग्रेसन वॉलर, कार्लिटो, कोफी किंगस्टन, द स्ट्रीट प्रॉफिट्स, ब्रॉलिंग ब्रूट्स एंड ओमोस। एंड ये सुपरस्टार्स हमको सऊदी अरेबिया के शो पर देखने को नहीं मिलेंगे। मुझे सबसे ज्यादा शौक जो है वो गुंथर का लगा कि WWE उनको सऊदी के शो पे लेके नहीं जा रही है। बट क्या कर सकते हैं, अब सारा माल मसाला हमको एक ही शो पर थोड़ी देखने को मिल जाएगा। क्यों, सही बात है कि नहीं? नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं। अभी हाल ही में NXT और AEW का शो हेड टू हेड आए थे, जिसमें कि NXT ने बहुत बुरी तरह से हरा दिया था AEW के डायनामाइट के शो को। एंड फिर टोनी खान उसके बाद थोड़े से बौखला गए थे। खैर ये अपडेट नहीं है। तो क्रिस जेरिको ने भी इस AEW
AEW और NXT के हेड टू हेड आने पे कमेंट किया था मैसेंजर को इंटरव्यू देते हुए, जिससे कि उनको भी सुन के ऐसा ही लग रहा है कि वो भी NXT से हार जाने के बाद काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। क्रिस जेरिको कहते हैं कि WWE सिर्फ अंडरटेकर, जॉन सीना और कोडी रोड्स को ही ला सकती है, बिकॉज कोई भी जो है वो हर टाइम अपने सेकेंडरी शो पे काम करना नहीं चाहता है, और मैं इस बात की बिल्कुल केयर भी नहीं करता। एंड ये सिर्फ WWE की स्टंट कास्टिंग थी हमारे शो के अगेंस्ट, और मैंने भी टोनी खान से कहा था कि तुम चाहो तो तुम भी जवाब में चीजें कर सकते हो, लाइक शेक ओनील, स्नूप डॉग एंड माइक टायसन जैसे सेलिब्रिटीज को अपने शो पे लाओ। बट टोनी खान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और हमने अपने सुपरस्टार्स के ऊपर भरोसा किया। एंड हमारे लिए हमेशा से ऐसा ही रहा है कि हम अपने रोस्टर पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। तो साफ साफ क्रिस जेरिको की बात से भी पता चल रहा है कि उनको कितना फर्क पड़ा है इस बात का। खैर मुझे तो उनकी बात फालतू की लगी, क्योंकि तुम्हारा मेन शो WWE के डेवलपमेंटल शो के अगेंस्ट कम्पीट कर रहा है, तब ये हाल है। एंड अगर AEW डायनामाइट डायरेक्ट रॉ या स्मैकडाउन वाले दिन पे एयर होने लग जाए तो उनके तो तोते ही उड़ जाएंगे। एंड जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि AEW को अपनी कंपनी के एनवायरनमेंट और अपनी स्टोरी लाइन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि WWE के ऊपर। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्या आप भी क्रिस जेरिको की इस बात से सहमत हैं? लास्ट वीक स्मैकडाउन के शो पे रोमन रेंस और कोडी रोड्स का एक फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन हुआ था, जो कि शायद रेसलमेनिया 40 का एक टीज भी हो सकता है इन दोनों के मैच का। तो इस सेगमेंट के ऊपर WWE ने 17 मिलियन से ज्यादा लोगों को जो है वो ट्यून इन करवाया है। एंड ये काफी एक बड़ा नंबर है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि अभी भी कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस के मैच की कितनी हाइप है फैंस के बीच। एंड सही में मैं भी इस मैच को एक बार फिर से देखना चाहता हूँ रेसलमेनिया 40 में। एंड सही बोलूं वैसे डर लग रहा है, क्योंकि कहीं ऐसा बोलने पर रोमन रेंस के फैंस मुझे कच्चा ना चबा जाए। बट फिर भी मैं कहूंगा कि मैं चाहता हूं कि इस रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स हरा दे रोमन रेंस को, एंड फाइनली अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर लें, जिसको कि वो काफी लंबे समय से पूरा करना चाहते हैं। बट सही में रोमन रेंस के केस में कुछ भी स्पेकुलेट करना बेकार है, क्योंकि जिस तरीके से उनका रन चल रहा है, मैं तो इस बात का आइडिया ही नहीं लगा सकता कि कौन आखिर रोमन रेंस को डिथ्रोन करेगा। वैसे रोमन रेंस काफी तगड़ा काम कर रहे हैं अपने ट्राइबल चीफ कैरेक्टर में, ये बात तो माननी पड़ेगी। एंड सही में मुझे स्टार्टिंग में रोमन रेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं थे जब उनका बिग डॉग वाला गिमिक चलता था, बट जब से वो ट्राइबल चीफ वाले हील कैरेक्टर में आए हैं, तब से मुझे तो उनको देखने में काफी मजा आने लगा है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का अगर मैच दोबारा से होता है रेसलमेनिया 40 में, तो किसको विनर देखना चाहोगे? रोमन रेंस की बात कर ही रहे हैं तो उनके वाइज मैन पॉल हेमन ने एक ऐसी बात कही है जो कि रोमन रेंस के हेटर को और ज्यादा चिढ़ा सकती है। पॉल हेमन इस बात को स्टेट करते हैं कि जो भी लोग परेशान हो गए हैं रोमन रेंस को बार बार जीतता हुआ देख, वो आने वाले फ्यूचर में और भी ज्यादा परेशान होने वाले हैं। तो इसका मतलब कहीं पॉल हेमन ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि रोमन रेंस कभी हारने नहीं वाले हैं? ये तो एक अलग ही स्कीम आई है निकल के बाहर। आप बताइएगा कि आप भी रोमन रेंस को कभी हारते हुए नहीं देखना चाहते हैं? अगली अपडेट है सर्वाइवर सीरीज से रिलेटेड, एंड इस बार सर्वाइवर सीरीज हमको शिकागो में देखने को मिलेगी। एंड WWE फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस बार की सर्वाइवर सीरीज के लिए, क्योंकि काफी सारे ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि पोटेंशियली CM पंक हमको सर्वाइवर सीरीज के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखेंगे WWE में। एंड जेड कारगिल के बारे में भी ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि वो भी अपना पहला मैच सर्वाइवर सीरीज में लड़ेंगी। एंड रैंडी ऑर्टन भी स्पेकुलेटेड है कि वो भी सर्वाइवर सीरीज पे अपना रिटर्न कर सकते हैं। खैर एक बार में हमको इतना सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बट इन सारी बातों की वजह से फैंस जो है वो इस सर्वाइवर सीरीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में है। एंड इसकी वजह से जो वहां की अरीना थी वो पहले ही सोल्ड आउट हो चुकी थी, बट फैंस की डिमांड की वजह से WWE ने अपनी सीटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया, और जहां पहले टोटल सीट्स 12,558 थी, तो अब WWE ने उसको बढ़ा के 15,300 प्लस कर दिया है। और इस बात से आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि कितनी ज्यादा हाइप है इस बार की सर्वाइवर सीरीज के लिए। एंड सोचिए अगर CM पंक उस दिन अपना रिटर्न करते हैं अपने होम टाउन में, जो कि 99.99% कंफर्म सही है, तो क्या ही माहौल बन जाएगा वहां पे, और क्राउड इस चीज पे कितना तगड़ा रिएक्शन देगा। खैर वेट करते हैं 26 नवंबर का, जब हमें सर्वाइवर सीरीज ऑन एयर देखने को मिलेगी। आज की फाइनल स्टोरी की बात करते हैं। जैसा कि हम सब फैंस जानते हैं, WWE के TKO मर्ज होने और विंस मैकमैन के हेड ऑफ क्रिएटिव की पोस्ट पे से हटने के बाद जब से ट्रिपल एच ने चीजों को संभाला है, तब से काफी सारी चीजों के अंदर चेंजेस आए हैं WWE में, लाइक स्टोरी लाइन एंड बुकिंग। हालांकि एक पर्सन ऐसा है WWE के अंदर जिसपे कि इन चीजों की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, एंड वो कोई और नहीं हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ रोमन रेंस हैं। फाइटफुल सिलेक्ट के अकॉर्डिंग रोमन रेंस और उनकी जो स्टोरी लाइन चल रही है ब्लड लाइन के साथ, वो सेफ है इन सारे बैक स्टेज चेंजेस से। एंड आगे वो रिपोर्ट करते हुए बताते हैं कि विंस मैकमैन के टाइम से ही रोमन रेंस की स्टोरी लाइन उनके और पॉल हेमन के हाथों में ही है। एंड साथ में ब्लड लाइन के सारे
एंगल्स को माइकल हेज ही प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बैक स्टेज प्रोड्यूसर का काम करते हैं एंड WWE सुपरस्टार भी रह चुके हैं। एंड हाल ही में रॉ पे हुए अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच को और सैमी ज़ेन के प्रोमो वाले सेगमेंट को भी माइकल हेज ने ही प्रोड्यूस किया था, जो कि दोनों प्रोग्राम्स कहीं ना कहीं ब्लड लाइन से ही जुड़े हुए थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि माइकल हेज का कितना ज्यादा रोल है इस ब्लड लाइन की स्टोरी में। एंड एले नाइट के रिगार्डिंग भी उन्होंने बताया कि उनका जो पुश है वो भी विंस मैकमैन के जाने से पहले ही प्लान हो चुका था, तो ये चीज भी जो है वो अनअफेक्टेड रहेगी बैक स्टेज चेंजेस से। एंड इस रिपोर्ट के बाद आपको पता ही चल गया होगा कि क्यों कहते हैं कि रोमन रिंग्स इस टाइम गॉड मोड में वर्क कर रहे हैं एंड कैसे डे बाय डे उनकी स्टोरी में हमको और भी ज्यादा लेयर देखने को मिलती जा रही हैं, क्योंकि उनका पूरा कंट्रोल है अपनी स्टोरी लाइन में। और पॉल हेमन एंड माइकल हेज जैसे दिमाग आपके साथ हो तो कैसे नहीं आपकी स्टोरी लाइन मस्त होगी। काफी इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे ये, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया। आप मुझे बताइएगा क्या आपको इस अपडेट से कुछ नया सुनने को मिला। और यहीं पे दोस्तों जो हमारा वीडियो है वो खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक जरूर कीजिएगा एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसा रेसलिंग कंटेंट आपको डेली देखने को मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन ट्यून इन टू प्राइम टाइम रेसलिंग।